हेलो बालकन बालिकाओं, कैसे हो? ठीक हो? तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे कि किसी सरफेस से यदि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गुजर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चर्चा पुनः हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में दोहरा देते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स मीन्स फ्लो, क्या फ्लो कराना है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी हम प्रीवियस वीडियो में ही दिए थे कि क्या चीज़ का हमको फ्लो कराना है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को फ्लो कराना है किसी एरिया से, किसी सतह से। तो कितना होकर पासिंग करेगा, कितना गुजरेगा, वही संख्या हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है, नॉर्मली परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सरफेस, पासिंग थ्रू ए प्लेन सरफेस, कोई भी प्लेन सरफेस से होकर गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, उसी को संख्या को कहा गया है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ, क्या नंबर छूट रहा है, टोटल नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर या नॉर्मली पासिंग थ्रू ए प्लेन सरफेस, जो हमारा कल प्रीवियस वीडियो में है ना, हमने फार्मूला लाया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स इजकल टू फार्मूला हो गया था ई ए कॉस थीटा। अब इसी के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, फ्लक्स इजकल टू फार्मूला क्या आया? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो आइए एक एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेरा इस तरह का वृत्ताकार सरफेस है, ऐसा। ठीक है, मानते हैं कि यह इसका रेडियस जो है वो आर है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं, प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? समान मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हम शो करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस के द्वारा इस तरह से पास कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी दिया हुआ है कि इसका जो इंटेंसिटी है वो है, मान के चलते हैं कि 10 न्यूटन पर कूलम है। और यहां जो इसका रेडियस दिया हुआ है, वो रेडियस इसका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो पूछेगा कि इसका फ्लक्स कितना हुआ, यानी कितना फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्लियर है? तो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स इजकल टू फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। थीटा निकालना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, तो हमारा सरफेस इस तरह का है, तो हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर होगा, यानी कि एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो थीटा कितना बन रहा होगा? 0 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया
कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 0 नहीं 1, यानी कि फ्लक्स हमको मिलेगा। कितना मिलेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी दिया हुआ है 10 गुने एरिया। जरा आप लोग बताइए कि सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू को पुट करके निकाल लो कितना फ्लक्स हुआ। 10 गुने 22/7, ये हो जाएगा। रेडियस कितना था? 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुने 7, 10 पुतर 10 पुतर चला गया। अब आप लोग कैलकुलेशन कर लो, कितना आ जाएगा? 1540, 1540। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 1 शून्य बैठा दिए। मात्रक वोल्ट गुने मीटर, या आप लोग को बताए क्या थे कि न्यूटन, है ना? याद करो क्या बताए थे? फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम गुने मीटर स्क्वायर। तो वही चीज यहां लिख देंगे, या में इसका हो जाएगा मात्रक न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर पर कूलम जी। ठीक है, यही फ्लक्स निकला इसका। और देखा जाए इस तरह का आपका एक सरफेस है, ठीक। इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो गुजर रहे हैं वो इस तरह से गुजर रहे हैं। कुछ एंगल, मान लो कि यह एंगल है आपको थीटा और इंटेंसिटी है ए, ठीक है। तो कितना इससे फ्लक्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रहे हैं, इसी के पैरेलल हम इस तरह से खींच देते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ध्यान दीजिए, फ्लक्स को कैलकुलेशन करने के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो हमेशा पासिंग जो होना चाहिए वो नॉर्मली यानी एरिया के अनुदिश। तो जरा सोचो कि एरिया तो मेरा इधर है, एरिया वेक्टर, मगर हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास कर रहे हैं। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए, फ्लक्स को कैलकुलेशन करने के लिए इसका दो कंपोनेंट में हम इसको तोड़ देंगे। याद पड़ा? थीटा के साथ यदि लगा हुआ है तो इधर की ओर जो कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा ई कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर इस तरह से जो मिलेगा वो मिलेगा ई साइन थीटा। यानी दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर। तो फ्लक्स अगर हम निकालें तो जनरली सामान्यतः फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया। तो क्या यह इलेक्ट्रिक फील्ड ले कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है? ठीक। तो जब भी हमको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या निकालना है तो हमको पासिंग होना चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इधर ही हम देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर है? नहीं। परपेंडिकुलर भी नहीं होगा, हो पाएगा? नहीं। यानी कि फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा कि इसका इंटेंसिटी कितना है ई कॉस थीटा और एरिया कितना है ए है। तो फ्लक्स इजकल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, जो हम प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा किए थे कि कॉस थीटा रहेगा ही रहेगा, इसमें साइन थीटा नहीं आएगा। ठीक है, और देख लीजिए जैसे आपको दिया हुआ रहेगा, बस फार्मूला भी याद रखना फ्लक्स का ई ए कॉस थीटा। ठीक है, एरिया का डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर का, और एरिया आपको दिया हुआ है, मान के चलो कि ये 10 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी जो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी
वो दिया हुआ है 100 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, और ये एंगल जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपका क्या 30 डिग्री दिया हुआ है, या 60 डिग्री ले लेते हैं। ठीक, तो पूछेगा कि इसका फ्लक्स कितना हुआ, तो फ्लक्स बराबर बस एक ही फार्मूला दिमाग में रखना, ई ए कॉस थीटा, बैठा दो वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 100, एरिया 10, थीटा 60, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा 500 वोल्ट गुने मीटर, या बोल सकते हैं न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, और देखिए एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा। एरिया जो है इस तरह का है एरिया, और इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से पासिंग कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो पूछेगा कि बताओ फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस दिशा में है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मगर एरिया किधर है ऊपर, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। तो फ्लक्स इक्वल टू फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, थीटा हो गया 90 डिग्री, कॉस 90 0, यानी कि इससे कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। क्लियर है, और एग्जांपल देखिए, ये जो भी अभी तक हम सरफेस लिए वो सिमेट्रिक लेके चल रहे हैं। अगर मेरा सरफेस ई सिमेट्रिक हो, यानी कि इस तरह का, मान लो कि इस तरह का हमको कोई सरफेस है, ठीक, यहां पर कोई मान लो कि पॉइंटेड चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, अब इससे होकर गुजरने वाला क्या, बोलो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना होगा। क्या फार्मूला यही लगा दें, फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। वो सिमेट्रिक यदि सरफेस है तो ये आसानी से आप लगा सकते हैं, मगर इसमें देखिए जरा, इस पॉइंट की अगर बात करें, इस सरफेस की, यहां पर एक स्मॉल सरफेस की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। उस स्मॉल सरफेस का एरिया हम ले लेते हैं डी ए। याद करना कि कैलकुलस में हम लोग वेरी वेरी स्मॉल यदि अमाउंट में है तो उसको आगे हम क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ रहेगा डी एल, चेंज इन लेंथ, मीनिंग क्या होता है डी का, चेंज इन, मगर वह जो चेंजिंग है वह है वेरी वेरी स्मॉल, मीन्स आप कह सकते हैं अल्पत। जैसे मान लो कि बल्ब जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, क्या हमको दिखाई देती है, नहीं, क्योंकि इतना स्मॉल टाइम में वो घटना हो जाती है कि हमारी नैना, हमारा जो दीदा है उस टाइम ट्रेवल को नहीं देख सकता है ना। यानी कि हमारा भी आंख का एक पावर है जो हम कितने समय तक में अगर वो घटना घटता है तो हम देख सकते हैं। तो पावर आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में 1/10 सेकंड। इतने समय में अगर घटना हो जा रही है तो घटना को आप लोग देख सकते हैं, मगर इससे भी कम समय लग रहा है तो मेरा नैना है ऐसा, है ना, जो उस घटना को हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, तो बल्ब का जलना और बुझना, बल्ब का जलना और बुझना की जो घटना हो रही है वो हो जाती है आपको 1/50 सेकंड में। 1/50 सेकंड, क्या आप देख सकते हैं, नहीं। तो इस समय को बढ़ाने के लिए स्विच लगाना होगा। स्विच के जब ऑन ऑफ करते हैं तब हमको मालूम चलता है कि बल्ब जल रही है बुझ रही है, ऐसा नहीं मालूम चलेगा।
अगर इस समय में घटना अगर हो रही है तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब ये जो मेरा टाइम है, इस टाइम को अगर टी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये तो वेरी वेरी स्मॉल टाइम है। तो वेरी वेरी स्मॉल टाइम के रिप्रेजेंटेशन गणित के माध्यम से हम लोग करते हैं डी टी। डी के मतलब क्या हुआ? चेंज इन टाइम। अगर समय का परिवर्तन वेरी वेरी स्मॉल हो, आप तो यही कहिएगा कि अलबत्त कब जला कब बुझा पता ही नहीं चला, है ना। तो उस चेंजिंग के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं डी के द्वारा। तो ये वेरी वेरी स्मॉल एरिया हमने लिया है और इस एरिया का डायरेक्शन मान लो कि इधर की ओर है। ठीक है, यहां पर भी देखिए एरिया, स्मॉल एरिया हम कल्पना किया, उस स्मॉल एरिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे, डी आगे लगाएंगे जरूर। एरिया होगा तो ए, लेंथ होगा तो एल, आर्म होगा तो आर्म लिख देना। ठीक है, अब जरा समझिए, फ्लक्स निकालने के लिए एरिया तो हम देख रहे हैं मगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, तो दिस पॉइंट और दिस पॉइंट को मिलाया जाए, यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटेड चार्ज के कारण आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो जरा बताओ कि यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम होगा? नहीं, क्योंकि देखिए तो यहां से यहां का डिस्टेंस कुछ और है, यहां डिस्टेंस देखिए कुछ और है, मुथैया मुरली धरन। यहां से यहां डिस्टेंस देखिए कुछ और है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिस पॉइंट और दिस पॉइंट पर वैरी कर रहा है। तो जब वैरी कर रहा है तो अब हम इस पर फ्लक्स कैसे निकालें? तो इसके लिए लगाना होगा क्या चीज? कैलकुलस में गणित है इंटीग्रेशन, वही गोहमन्ना सांप जैसा। यानी कि यहां जो भी हमको फ्लक्स मिलेगा मुथैया मुरलीधरन, तो स्मॉल अमाउंट में आपका एरिया है तो फ्लक्स भी मिलेगा डी फाई जी, है ना। तो डी फाई फ्लक्स इजकल टू फार्मूला जी। मानो कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, यहां मानते हैं E2, यहां मान लेते हैं E3। तो हमको अगर निकालना होगा पूरे सरफेस के कारण, तो सबको अब क्या करना होगा? ऐड करते जाना होगा। तो ऐड करने की जो तरीका है कैलकुलस में इंटीग्रेशन के द्वारा, यानी कि अगर हमको टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, गोहमन्ना सांप लगा देंगे, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है? समेशन। जैसा समझना, कोई रड है, इस रड का लेंथ जो दिया हुआ है, लेंथ L, यहां दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, दिस पॉइंट से दिस पॉइंट। मगर यहां पर एक ऐसा हम अल्पांश टुकड़ा काट लिए, यहां काट देते हैं, एकदम वेरी वेरी स्मॉल टुकड़ा है, तो इसकी लंबाई कितना होगा? L। गलत, स्मॉल है तो DL कर दीजिए। अब ऐसा अगर हम जोड़ दें तो हमारा पूरा लंबाई मिल जाएगा। यानी कि उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? टोटल निकालना है तो इंटीग्रेशन, तो DL का इंटीग्रेशन L, और L देखिए कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि इंटीग्रेशन मीन्स होता है समेशन, योगफल तैयार कीजिए। उसी तरह से यहां देखिए, जब मेरा सरफेस एसिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक तब माना जाएगा जब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू समान। आगे हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन के माध्यम से। तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? फाई बड़ा आ जाएगा, जैसे DL का इंटीग्रेशन L है।
है ना, डी ए का इंटीग्रेशन तो ए, ठीक है। और फार्मूला तो वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया, डी ए, दिस वेक्टर दिस वेक्टर। तो यहां पर भी लगाना पड़ेगा, इधर जब आप इंटीग्रेशन लगाए हैं तो इधर भी लगाना होगा। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, और ये से वैल्यू अगर दे देगा तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। खैर वैल्यू अभी नहीं दिया हुआ है तो जस का तस हम छोड़ देते हैं, इंटू डी ए वेक्टर। क्लियर है? यहां दोनों वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है ना, खैर एरिया भी वेरी कर रहा है, या स्मॉल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब आइए कि ए सिमेट्रिक यदि सरफेस है तो इंटीग्रेशन के माध्यम से हम आसानी तरीका से निकाल लेंगे, ठीक है। मगर अभी जो भी गॉस थ्योरम की हम चर्चा करेंगे आगे, वो सिमेट्रिक के लिए है। किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए तो फार्मूला आपको ई ए कॉस थीटा है, अभी उसी का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक मेरे पास क्लोज सरफेस है, उस समय जो भी सरफेस हम लेके चल रहे थे वो 2D के फॉर्म में थी, यानी कि ओपन सरफेस। अब हम लेके चलते हैं क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस। और यह जो क्लोज सरफेस है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं। कोई दुख, कोई दर्द, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को हम ई मान लेते हैं और पूछें कि यह जो सरफेस है, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना गुजर रहा है, टोटल निकालना चाहते हैं। यानी कि मेरा चार्ज किधर है? इस सरफेस से बाहर की ओर है। हमारा जो चार्ज है वो बाहर की ओर है, अंदर नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पर डायरेक्शन इधर है, तो ये जो क्यूब है इसमें जरा सोचिए कितने सरफेस है? 6 सरफेस। आप कोई भी रूम में बैठकर देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जी। तो 6 सरफेस है। और हमेशा याद रखिएगा कि क्लोज सरफेस का 3D फॉर्म में अगर है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज आउटवर्ड लेंगे, ठीक है। तो यदि इस एरिया का डायरेक्शन देखा जाए तो इधर होगा, इस एरिया का डायरेक्शन देखा जाए तो इधर होगा, एरिया वेक्टर का, एरिया वेक्टर इसका ऊपर होगा, इसका नीचे होगा, फिर इधर वाला इधर होगा, अंदर वाला का अंदर की होगा, आउटवर्ड लेंगे, है ना। जैसे डब्बा से हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे यही है आपका क्यू, चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है यहां पर है, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं, यहां से हम फूंक रहे हैं। अभी देखना है कि इससे कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रहे हैं। तो इसका एरिया का डायरेक्शन बाहर की ओर, इसका बाहर की ओर, इसका बाहर की ओर, इसका बाहर की ओर, सभी का एरिया वेक्टर हम लेंगे बाहर की ओर। तो आइए प्रत्येक सरफेस पर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर इस सरफेस का अगर देखा जाए, इस सरफेस का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। बताओ, तो एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। तो थीटा कितना? 180। थीटा कितना? 180। तो फ्लक्स इक्वल टू आ गया माइनस ई ए, ठीक है। और इस सरफेस का देखा जाए तो फ्लक्स इक्वल टू फार्मूला ई ए कॉस थीटा, यानी ई ए कॉस 0 डिग्री, यानी प्लस ई ए मिल रहा है।
इसका कितना होगा या इसका कितना होगा, तो देखिए तो थीटा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर नीचे की ओर है, थीटा हो गया 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना मिलेगा ई ए कॉस 90 डिग्री, ई ए कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी कि इस सतह के कारण और इस सतह के कारण और अंदर वाला और बाहर वाला कितना होगा 0 होगा। दो ही सरफेस पर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है, कि इस सरफेस पर और इस सरफेस पर। तो इस क्लोज सरफेस के कारण अगर टोटल फ्लक्स निकाला जाए, यानी फाई हम यहां लिख देते हैं टोटल, मानो इस पूरे मकान के लिए, तो हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू, तो देखिए इस सरफेस पर हमको मिल रहा है माइनस ई ए और इस पर मिल रहा है प्लस ई ए, चला गया 0। यदि चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर में है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और याद रखना कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जिस सरफेस में प्रवेश कर रहे हैं वो निगेटिव में, और जिस सरफेस से निकल रहा है पॉजिटिव में। एंट्री निगेटिव, बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव, मगर टोटल कितना 0 होगा। क्लियर है? और आगे चर्चा करते हैं कि यदि चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर होता, ठीक है, अब जरा हम सरफेस जो लेके चल रहे हैं वो स्फेरिकल लेके चल रहे हैं, स्फेरिकल। गोला है मेरा, क्या है गोला है, स्फेयर। मानते हैं कि इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज है, तो हम यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे होंगे। तो पहले हमने चर्चा किया था यही कि यदि पॉइंटेड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड निकल रहे होंगे। कितनी संख्या में, तो हमने कहा था कि इनफिनिट संख्या में, अनंत निकल रहे होंगे। तो अनंत से हम मैथमेटिक कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए हमको इसकी संख्या चाहिए, फिनिट चाहिए हमको। तो ये वही चीज करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दिया जाएगा। मानते हैं कि ये मेरा जो क्लोज सरफेस है, ठीक है, यहां पर एक स्मॉल एरिया हम ले लेते हैं, दिस इज द, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर एक मेरा वेरी वेरी स्मॉल सरफेस है, ठीक है, और इसका एरिया कितना होगा, तो डी ए होगा, किधर आउटवर्ड, क्योंकि क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस का हमेशा एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड होगा। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा वो भी किस दिशा में, इसी डायरेक्शन में, दोनों लगता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया भी, ठीक है। और इस स्मॉल को अगर इंटीग्रेशन कर दें, ऐसा ऐसा स्मॉल को हम जोड़ दें, तो पूरे गोला जो सरफेस है उसमें हमको निकल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर हम निकाल रहे हैं, तो स्मॉल है तो स्मॉल लेके चलेंगे, है ना। फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया वेक्टर, ठीक है। ये स्मॉल के लिए है। पूरे गोला की सतह पर हम निकालना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना गुजरा है, ठीक। तो पूरा अगर निकालना होगा तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। एक चीज और जान लीजिए, ये सरफेस कैसा है, ओपन है कि क्लोज है। क्लोज है तो यहां पर एक गोला का चिन्ह लगा दीजिएगा, यहां पर गोला का चिन्ह लगा दीजिएगा। तो इस इंटीग्रेशन का जो नाम है, ऐसे तो केवल गोहमन्ना सांप जो शो कर रहे हैं वो इंटीग्रेट,
इंटीग्रेशन है। मगर बीच में जब हम गोला दे रहे हैं तो इसका नाम है सरफेस इंटीग्रल। बात समझ गए? सरफेस यानी एरिया अगर गुना में है तो सरफेस बोलेंगे, अगर लेंथ होता डीएल होता तो उसको कहा जाता है लाइन इंटीग्रल, यदि वॉल्यूम होता आयतन होता तो वॉल्यूम इंटीग्रल कहते हैं। इंटीग्रल भी तीन प्रकार का, लाइन, एरिया और वॉल्यूम। तो देखना कि उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ में कौन गुना में है, एरिया में गुना में है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सरफेस इंटीग्रल। वो भी कैसा? क्लोज सरफेस इंटीग्रल। क्लोज, क्लोज जरूर बोलना होगा क्योंकि गोला हम दे दिए तो ये हो गया क्लोज सरफेस इंटीग्रल। क्लियर है? आइए जब आप समझते हैं डी फाई का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो फाई मिलेगा। टोटल मान लेते हैं कि क्या मिलेगा? फाई। टोटल लिख दिया यानी कुल विद्युत फ्लक्स। अब यहां देखा जाए इस पॉइंट पर हम डीए लिए हैं, अगर यहां भी अगर हम अल्पांश टुकड़ा डीए ले लेते, डीए एरिया वाला है ना, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? दिस इज द ई, क्योंकि यहां से यहां डिस्टेंस अगर आर है तो ई भी डिस्टेंस क्या मिलेगा हमको? आर मिलेगा। अगर एरिया यहां पर हम ले लेते हैं तो यहां भी आर है, यहां ले लेते हैं तो यहां भी आर। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी ई होगा, यहां भी ई होगा, यहां तो ई लिए हुए हैं। तो प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या मिल रहा है? समान मिल रहा है। तो ऐसे एरिया को या ऐसे सरफेस को ही कहा गया है सिमेट्रिक सरफेस है। कैसा है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक सरफेस की पहचान यहां कैसे करेंगे? देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रत्येक बिंदु पर समान है कि नहीं। समान अगर है, इक्वल है, तो कहलाएगा सिमेट्रिक सरफेस। अगर समान नहीं है तो ये सिमेट्रिक है ना। क्लियर है? अब आइए, तो समान है इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसका पहले फार्मूला हम तोड़ देते हैं, है ना। हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। थीटा कितना होगा? तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही मेरा एरिया वेक्टर है। तो यहां थीटा कितना हो जा रहा है? 0 डिग्री। कॉस 0 0 नहीं 1। तो हमारा टोटल जो फ्लक्स इस क्लोज सरफेस में मिलेगा तो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट राशि है तो कांस्टेंट को हम क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। तो टोटल जो हो जाएगा फ्लक्स वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड गुने डीए सरफेस इंटीग्रेशन। डीए सरफेस इंटीग्रेशन के मतलब हुआ ऐसा ऐसा टुकड़ा को अगर जोड़ा जाए जोड़ा जाए जोड़ा जाए तो गोला के सतह के बराबर मिलेगा उसका एरिया। जो गोला होता है, स्फीयर होता है, हम छोटा सा स्मॉल टुकड़ा को ऐसे ऐसे जोड़ते गया जोड़ते गया जोड़ते गया जोड़ते गया, क्या मिलेगा? गोला का सरफेस सतह मिलेगा। जो फार्मूला क्या होता है? पढ़ा होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान देना, ये मेरा पॉइंटेड चार्ज है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो तो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और डीए इंटीग्रेशन के मतलब हुआ संपूर्ण गोला का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए छोटा आर लिए हैं, यहां हम बड़ा आर कर देते हैं क्योंकि वहां हम बड़ा आर लिए हैं। तो दिस आर स्क्वायर 4 पाई चला गया जी। तो टोटल फ्लक्स हमको कितना मिला? तो टोटल फ्लक्स हमको मिल रहा है Q बाई
एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? जो हम लोग पहले समझ रहे थे कि इस पॉइंटेड चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वह इनफिनिट है, अनंत है। मगर अब देखिए तो जब यही पॉइंटेड चार्ज को हम एक क्लोज सरफेस से घेर दिए तब हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे कितना गुजर रहा होगा उसका फार्मूला आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि फ्लक्स क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली परपेंडिकुलर गुजरे तो कितना गुजरेगा, तो फार्मूला आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इसके अंदर में जो चार्ज है उस चार्ज को एप्सिलॉन नॉट याद करो क्या था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। खैर यहां पर हम एयर लेके चल रहे हैं, अगर इसमें पानी भरा हुआ होता तो यहां पर हमको एप्सिलॉन आर लिखते हैं। क्लियर है? मगर कितना होगा इसकी संख्या हम कंफर्म हो गए कि कितना होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यही तो है गॉस थ्योरम। गॉस ने केवल एक इमेजिनरी किया, एक सतह बनाया, क्लोज सरफेस का निर्माण किया। जो भी चार्ज के द्वारा आप निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको केवल एक क्लोज सरफेस बना दिया और उससे कैलकुलेट कर लिया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या कितनी होगी, तो वो है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q बाय एप्सिलॉन नॉट याद रखिएगा, एकदम 110% याद रहेगा। Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना? और एक चीज और जान लीजिए कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, जैसा हो, उससे होकर गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होंगे उसकी संख्या कितनी होगी? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। प्रीवियस वीडियो में हम यही चर्चा किए थे कि फैराडे साहब ने इसको क्या कर दिया था, एक ट्यूब बना लिया था। तो ट्यूब की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अनंत निकल रहे हैं, सच्चाई है। मगर इसको एक ट्यूब बनाकर जब चला गया तो उसकी संख्या क्या हो गई? ट्यूब की संख्या क्या हो गई? फिक्स हो गई। तो अगर नंबर ऑफ ट्यूब्स अगर पूछ दिया जाए तो कितना होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है गॉस थ्योरम। इसी पर गॉस साहब ने एक नियम प्रस्तुत कर दिया, है ना, जो कहलाया गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय में क्या कहता है ना? कोई भी क्लोज सरफेस है, उससे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा, कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वह कितना के बराबर होना चाहिए? तो क्लोज सरफेस के अंदर में उपस्थित जो आवेश है उस आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। इसी चीज को अगर हम ऐसे ही लिख दें, टोटल फ्लक्स जो होगा वह Q गुने 1/4 तो अंदर में कितना चार्ज था? Q। तो यहीं से गॉस साहब ने एक नियम दे दिया। क्या नियम दिया? क्लोज सरफेस जो भी निकला है, देखिए क्लोज सरफेस का है, ओपन सरफेस में घटना नहीं होगी। क्लोज सरफेस से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होते हैं, है ना, क्लोज सरफेस के अंदर में उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। यही तो गॉस साहब ने बताया है। ठीक है? तो अब गॉस प्रमेय जो चर्चा हुआ हम सिद्ध भी करेंगे कि ऐसा तो सिद्ध हो ही चुका है कि Q/एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, है ना। मगर अब हम परिभाषा को लिखाते हुए गॉस थ्योरम क्या है इसे सत्यापित करें। 5 नंबर में आता है। तो हम उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और कमेंट्स में समझ में आता भी है तो भी लिखिए, ना भी आता है तो भी लिखिए, है ना। जितना कमेंट्स में आप लिखते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा, उतना ही हमको एनर्जी मिलता रहेगा और उसी एनर्जी के द्वारा हमें
वर्क डन करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।